हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल RSM क्लासेस पर स्वागत और अभिनंदन है। देखिए, इससे पहले हमने इसी चैनल पे अपने बिलियन का पार्ट 1 डाला था। आज हम बिलियन का पार्ट 2 डालते हैं। तो चलिए यानी पार्ट 2 पढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो बिलियन के पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था आपको एक बार हम बता देते हैं। हमने पढ़ा था बिलियन क्या है, तनु बिलियन क्या है, सांद्र बिलियन क्या है, विलय विलायक क्या है, कुछ सांद्रता व्यक्त करने की 7 विधियां होती। 7 विधियों में हमने द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत पढ़ा था। थोड़ा मोल की संख्या के बारे में आपको बताए थे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट पर मिलियन में सांद्रता। ठीक, तो चलिए देर न करते अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो अगली जो हमारी चौथी विधि थी आपको हम लिखाए थे, वो क्या थी, ppm में सांद्रता। क्या थी भाई, ppm में सांद्रता। ppm को पूरा नाम बताते, क्या बताते, पार्ट्स पर मिलियन। क्या भाई, पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा, पहली चीज को यूज कब करते हैं, इस सांद्रता को हम बता दें। इस सांद्रता का यूज तब किया जाता है जब विलय की जो मात्रा हो बहुत कम हो। यूज कब करते हैं, यूज तब करते हैं जब विलय की मात्रा, किसकी मात्रा, विलय की मात्रा बहुत कम होती है। क्या होती है, बहुत कम होती है, तब इसको यूज किया जाता है जब विलय की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक, दूसरी बात, आप लोग थोड़ा हमें मिलियन के बारे में बताइए। किसके बारे में, मिलियन। मिलियन जैसे इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, है ना, अरब, 10 खरब, खराब, 10 खराब, नील, है ना, ये होता नहीं ऐसे, नील, पदम, शंख, जो भी होता है भैया, ठीक ऐसे ही होता है ना, उसी में मिलियन आता है। इंग्लिश इंटरनेशनल सिस्टम में, किस सिस्टम में, जैसे इंटरनेशनल में जीरो को देख के पढ़ते हैं। किसको देख के पढ़ते हैं, जैसे करिए जीरो है तो टेंस, अगर 2 जीरो है तो 100, 3 जीरो है तो 100, सॉरी 3 जीरो है तो 1000, अगर 3 और जीरो बढ़ाती है कितना, तब इसको कहते हैं मिलियन। क्या कहते हैं इसको, मिलियन। अगर 3 और बढ़ा दिए तो इसको कहते हैं बिलियन। क्या कहते हैं इसको, बिलियन। तो इसी तरीके से आप मिलियन जानिएगा कि 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। कितना होता है, 10 लाख, और 10 लाख बोले तो 10 की घात 6, यानी इसमें जो भी हम काउंट करते हैं वो 10 की घात 6 में काउंट करते हैं। किस में काउंट करते हैं, निर्धारित करते हैं 10 की घात 6 में। और सुनिए, इसके 3 फार्मूले बनते हैं। कितने फार्मूले बनते हैं, 3। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत था, उसके बाद आयतन प्रतिशत था, फिर द्रव्यमान आयतन प्रतिशत था कि नहीं, तो उन्हीं तीनों को अगर पार्ट पर मिलियन में कंसीडर कर दिया जाए तो 3 फार्मूले बनते हैं। कितने बनते हैं, 3। तो अगर हम उसके फार्मूले बनाना चाहें तो आपको हम दिखाते हैं। पहला अगर हम बात कर दें ppm में, यानी द्रव्यमान प्रतिशत, क्या भाई, द्रव्यमान प्रतिशतता, W/W परसेंटेज इन ppm, इन ppm। जब ppm में देखेंगे तो द्रव्यमान प्रतिशत देख रहे हैं तो भाई ऊपर क्या होगा, विलय का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान, और बटे क्या होगा, विलयन का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान होगा, विलयन का द्रव्यमान। यहाँ गुणे 100 लगता था, वहाँ यहाँ 100 नहीं लगे, यहाँ 10 की घात 6 लगे। क्या लगे, 10 की घात 6, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं, पार्ट पर मिलियन में। ठीक, तो पहला इस तरीके से बन जाएगा। दूसरा, आयतन अगर प्रतिशत निकालें, क्या निकालें, आयतन प्रतिशतता, यानी V/V परसेंटेज इन ppm। किसमें कंसिडर कर रहे हैं, ppm में। तब इसका फार्मूला होगा क्या, विलय का आयतन, और बटे क्या होगा, विलयन का आयतन, गुणे क्या लगेगा, 10 की घात 6। हाँ, ये चीज़ तो ग्राम में ही रहेगा, ये भी ग्राम में रहेगा, ये ml में रहेगा, और ये भी ml में रहेगा। ठीक, और तीसरा क्या पढ़ा था हमने, द्रव्यमान आयतन पढ़ा था, यानी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत W/V परसेंटेज, और किसमें, इन ppm। जब इसको ppm में देखेंगे तो देखो द्रव्यमान है और क्या है, आयतन, यानी विलय का द्रव्यमान और बटे क्या होगा,
विलयन का आयतन गुणे 10 की घात 6। तो इस तरीके से पीपीएम में कितने सूत्र बनते हैं? 3 सूत्र। कितने बनते हैं? 3। यानी जैसे द्रव्यमान प्रतिशत था, आयतन प्रतिशत द्रव्यमान आयतन था, उसी को किस में निकाल लें? पीपीएम में। तो जो 100 का गुणा होता तो वहीं कितने गुणा हो जाएगा? 10 की घात 6 का। बाकी सब चीजें वहीं करेंगे। ठीक, पता रहेगा ना आपको? तो चलिए इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो इसके बारे में हम आगे जानते हैं, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, मिटा दें इसको। तो चलिए इसको हम बाकी आगे पढ़ते रहेंगे, तो हमें जब सवाल हम इसके करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तब इसको पीपीएम को कराएंगे ढंग से, है ना, अच्छे से थोड़ा। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं मोल अंश के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं भाई? मोल अंश। देखो 5वीं कौन सी विधि थी? मोल अंश या मोल प्रभाज्य, या क्या भैया? मोल प्रभाज्य, मोल फ्रैक्शन। तो मोल अंश या मोल प्रभाज्य जानने से पहले आपको मोल के बारे में पता हो। अगर नहीं पता है तो इसके पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके पार्ट 1 को देखिएगा, वहाँ हमने मोल की संख्या के बारे में बताया। ठीक है ना? तो चलिए हम क्या कर रहे हैं, हम पहले मोल के बारे में आपको बताए थे कि किसी पदार्थ की वह मात्रा इसमें 6.0 गुणे 022 गुणे 1023 परमाणु उपस्थित होते हैं, 1 मोल कहलाती है। मोल को निकालने का तरीका भी बताए थे कि मोल बराबर भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। ठीक है ना? तो चलिए इसी तरीके से हम करते क्या हैं, मोल अंश की परिभाषा हम कैसे लिखते हैं? किसी विलयन में, है ना, विलयन में किसी एक घटक के मोल की संख्या, विलयन में किसी एक घटक के मोल की संख्या तथा उसमें उपस्थित, यानी विलयन में, ठीक है ना, उसमें उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात, मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? मोल प्रभाज्य कहलाता है। ठीक, विलयन में किसी एक घटक के मोल की संख्या तथा उसमें उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? मोल प्रभाज्य कहलाता है। विलयन में कितने घटक है? केवल 2, एक विलेय और एक विलायक, एक विलेय और एक विलायक। ठीक है ना? अब देखिए हम करते क्या हैं, जैसे मान लीजिए, अगर हम मान लेते, देखिए हम निकालते हैं कि माना यदि विलेय व विलायक के मोल, विलेय व विलायक के मोल की संख्या, देखो विलेय है कम होता है तो स्मॉल एन मान लेते हैं, और विलायक है बड़ा होता है, अधिक होती है मात्रा, स्मॉल एन व कैपिटल एन हो, तब सुनिएगा। ठीक, तो जो मोल प्रभाज्य का सूत्र होता है, मोल प्रभाज्य, नॉर्मल मोल प्रभाज्य लिख रहे हैं, नॉर्मल, यानी अगर आपसे मोल प्रभाज्य पूछे तो आप मोल प्रभाज्य बराबर क्या बताएंगे? मोल प्रभाज्य बराबर किसी एक घटक के मोल की संख्या, किसी एक घटक के मोल की संख्या, और बटे क्या होगा? विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोल की संख्या। ये किसका फार्मूला है? मोल प्रभाज्य का। हम किसी स्पेसिफिक की नहीं बात कर रहे हैं कि विलेय या विलायक की, किसी पदार्थ की, हम सिर्फ बात करें मोल प्रभाज्य की। तो मोल प्रभाज्य का सूत्र क्या होता है? किसी एक घटक के मोल की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोल की संख्या। अब सुनिए, सवाल लगाने में इतना ये सब नहीं यूज करेंगे, फालतू भाषा लिखना, हम केवल फार्मूले सिंबल में यूज करेंगे। किस में यूज करेंगे? सिंबल में। तो देखिए
पेपर में जो क्वेश्चन आएगा उसमें दो चीज़ें होंगी, या तो विलेय होगा या तो विलायक। तो जब हम विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे, किसका निकालेंगे? विलेय का मोल प्रभाज। ध्यान सुनना, किसका लिख रहे हैं? विलेय का मोल प्रभाज। और सुनिएगा, मोल अंश या मोल प्रभाज को एक लैटिन वर्ड है, उसे कहते हैं काई। क्या कहते हैं उसे? काई कहते हैं। कहीं के उसे चाय लिखा गया, CHI, हिंदी में उसे क्या पढ़ाता है? काई। तो काई से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं? काई से। अब देखिए, जब विलेय का मूल प्रभाज निकाल रहे हैं तो जिसका निकालेंगे उसके मोल ऊपर, विलेय का निकालेंगे तो विलेय के मोल की संख्या कहाँ होगा भैया? ऊपर। और बटे क्या होगा? कुल घटक के मोल की संख्या कहाँ होगा? नीचे। कुल घटक के मोल की संख्या कहाँ होगा? नीचे। अब देखिए, इसको सिंपल फॉर्म में लिखे हम, यानी विलेय का मोल प्रभाज अगर हम निकालें, ध्यान सुनना, विलेय का मोल प्रभाज, तो विलेय का प्रभाज क्या होगा? विलेय के मोल की संख्या, और विलेय की मोल की संख्या क्या माने थे? स्मॉल एन। तो स्मॉल एन कहाँ हो जाएगा? ऊपर। और बटे कुल घटक, यानी विलेय और विलायक दोनों होगा, तो दोनों के मोल की संख्या क्या करके जोड़ के, यानी ये हो जाएगा कैपिटल N प्लस स्मॉल n। तो बहुत खतरनाक चीज़ है, आप याद रखिएगा कि विलेय का मोल प्रभाज आपसे आपको ये पूछे तो आपको क्या बताना है? स्मॉल n बटे कैपिटल N प्लस स्मॉल n। क्या बताना है? स्मॉल n बटे कैपिटल N प्लस स्मॉल n, जहाँ स्मॉल n क्या है? विलेय के मोल, और कैपिटल N क्या है? विलायक का मोल, स्मॉल n क्या है? विलेय का मोल। ठीक, इस तरीके से अगर हम विलायक का निकालें, किसका निकालें? विलायक का। तो जब विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे, किसका निकालेंगे? विलायक का मोल अंश लिख दो। ठीक, तो जब विलायक का मोल प्रभाज निकालें तो विलायक के मोल कहाँ रखेंगे? ऊपर। और जब विलायक के मोल ऊपर, यानी कैपिटल N ऊपर, और दोनों को जोड़ के नीचे, यानी कैपिटल N प्लस स्मॉल, इस तरीके से निकालेंगे। ठीक, तो मोल प्रभाज क्या होता है आप जानते रहिएगा। विलयन में किसी एक घटक के मोल की संख्या तथा उसमें उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? मोल प्रभाज या मोल अंश कहलाता है। और होता क्या है कि हम क्या कह रहे हैं कि मोल प्रभाज का सूत्र क्या होता है? किसी एक घटक के मोल की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या। ठीक, दूसरी बात, अगर हम विलेय का निकालेंगे तो विलेय के मोल ऊपर और विलेय और विलायक को जोड़ के नीचे, विलायक का निकालेंगे तो विलायक का ऊपर और विलेय विलायक को जोड़ के नीचे, यानी विलेय का क्या याद रखना है? स्मॉल n बटे कैपिटल N प्लस स्मॉल n, और विलायक क्या याद रखना है? कैपिटल N बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N है, कैपिटल N प्लस स्मॉल n। ठीक, अब सुनिए, हम बार बार यार सवाल में दोनों मान इतना बड़ा बड़ा कि अभी सवाल तो नहीं लगा रहे, मैं सवाल लगाएं तो आपको पता चलेगा कि इसका कैलकुलेशन कितना खतरनाक होगा। ठीक, तो भाई देखिए, इतना कैलकुलेशन दो बार नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक बार करेंगे, दूसरी बार हमें करने का आवश्यकता नहीं है। क्यों? सुनिएगा, इसको नोट कर लीजिए तो बताते हैं, इसके साथ ले लीजिए। तो चलिए देखिए, हम बता रहे हैं आपको क्यों हम बता रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। देखिए, जो कोई भी विलयन होता है, किसी भी विलयन का जो कुल मोल प्रभाज होता है, नोट पॉइंट में इसको नोट कर लीजिएगा, क्या लिखकर? नोट पॉइंट सबका 200 का। ठीक, नोट पॉइंट क्या कह रहा है कि किसी विलयन का कुल मोल प्रभाज सदैव कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। अब यहाँ से देखने क्या मिल रहा है कि जैसे अगर आपने किसी एक घटक का मोल प्रभाज निकाल लिया तो दूसरा निकालना नहीं है, दूसरे को एक में से घटा देना है। क्या कर देना है? बात समझिएगा ध्यान से, हम क्या बता रहे हैं, यदि विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात करने पर हम मान रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, इसको हम मानते हैं ज्ञात करने पर x प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? x प्राप्त होता है। तब जब हम विलायक का निकालेंगे, किसका निकालेंगे? तब जब हम निकालेंगे किसका? विलायक का मोल प्रभाज। तो जब विलायक का निकालेंगे तो हम फार्मूला नहीं लगाएंगे, हम सीधे करेंगे क्या, इसी को 1 में से घटा देंगे। क्या कर देंगे? इसी को 1 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स। इस बात को याद रखिएगा, यानी एक अगर हमने ज्ञात कर लिया तो दूसरे को हमें ज्ञात करने की आवश्यकता
नहीं है। हम करेंगे क्या, दूसरे को हम एक में से घटा के क्या करेंगे भैया, निकाल लेंगे। दूसरे क्या करेंगे, एक में से घटा के निकाल लेंगे। अब सुनिए, तो मोल प्राइस अगर आपने लिख लिया है तो इसको भी लिख लीजिए। हम एक सवाल लगाते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए, तो लगाते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए तो हम सवाल लिखते हैं, देखिएगा। देखो जो हमारा एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी जितने भी क्वेश्चन करेंगे एनसीईआरटी करेंगे, आपको बता दें कि आपके बोर्ड एग्जाम में गारंटी ले रहे हैं, गारंटी 100% गारंटी कि टोटल एनसीईआरटी का क्वेश्चन छपता है वही आएगा डायरेक्ट आपके नोट से। अगर जो लिख रहे हैं आप नोट्स बना रहे हैं उसी से क्वेश्चन आना है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पेपर आना है, एनसीईआरटी लिखा भी रहे हैं वही पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है ना। तो चलिए देखिए है क्या सवाल, कह रहा है एथिलीन ग्लाइकोल, हिंदी में लिखते हैं एथिलीन ग्लाइकोल, उस फार्मूला दिया है C2H6O2 के मोल अंश की गणना कीजिए, मोल अंश की गणना कीजिए यदि C2H6O2 विलयन में 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। ठीक, क्या करें, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना कीजिए यदि C2H6O2 विलयन में 20% C2H6 के विलयन में क्या कितने ग्राम उपस्थित है, 20% द्रव्यमान उपस्थित है। अब सुनिए, जब हमने आपको इसके पहले पार्ट 1 पढ़ाया था, पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि जब भी जो हमने द्रव्यमान प्रतिशत, भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत पढ़ा है वो छोटी चीज़ों में काम नहीं दे देगा, वो बेसिक हो, बड़े बड़े सवाल में यूज़ होगा। और आपके सामने ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है। ठीक, देखो हमने आपको एक बात वहाँ लिख के दी थी कि अगर द्रव्यमान कभी प्रतिशत में दिया हुआ हो तो हम विलयन का द्रव्यमान मानेंगे। क्या मानेंगे, विलयन का द्रव्यमान। और कितना मानते हैं, 100। तो चलिए पहले हम लगाते हैं इसको, ध्यान सुनिएगा, सॉल्व करते हैं इसको। हम क्या करते हैं, मानते हैं। हमने क्या किया भैया, माना, देखो 20% दिया है ना, तो किससे दे, द्रव्यमान से। तो हम क्या करेंगे, माना विलयन का भार, माना विलयन का भार, और कितना मानेंगे हमेशा, 100 ग्राम। जब विलयन का भार 100 ग्राम है तो आप स्वयं बताइए C2H6O2 का भार कितना होगा, कितना होगा भैया, 20 ग्राम। क्योंकि 100 का 20% कितना होगा, 20 ग्राम। 100 का अगर आपको 20% कह दे गुणे 100, तो 100 से 100 कैंसिल, कितना आ गया, 20% आ गया कि नहीं। तो 100 का 20% कितना होगा भैया, 20। 100 का 20% कितना होगा, 20। अब देखो 20 ग्राम कम है कि नहीं, 100 ग्राम का विलयन है, 20 ग्राम का है, और बाकी 80 ग्राम क्या होगा, विलायक। तो जाहिर सी बात है कि ये विलेय यानी स्मॉल w है। बोलो है कि नहीं, समझ रहे हैं बात हमारी। देखो स्मॉल w है तो इसी का निकाल लो अणुभार, क्या निकाल लो, इसी का अणुभार। C2H6O2 को क्या निकाल लेंगे हम लोग, अणुभार। अणुभार को लिखना आपको सिखाए हैं, किससे लिखते हैं, स्मॉल m से। किससे लिखते हैं, स्मॉल m से। अब कैसे निकालेंगे, देखो कार्बन का 2 है, 2 है यानी 2 गुणे C, प्लस हाइड्रोजन कितना है 6 यानी 6 गुणे H। देखो ऑक्सीजन कितना है 2 यानी प्लस 2 गुणे O। और सबका परमाणु भार लिखना है, क्या लिखना है, सबका परमाणु भार। यानी कार्बन का परमाणु भार 12, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 प्लस 2 और ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। देखो इसको सॉल्व कर लो, 12 दुनाई 24 और 6 कन्नम 6 और 16 दुनाई 32, क्या होगा, 24 6 30 और 30 और 32 कितना हो जाएगा, 62। यानी इसका अणुभार कितना आ गया, 62। कितना आ गया अणुभार इसका, 62। अब देखो तब भैया ये W है, यानी ये किसका काम कर रहा है, विलेय का। किसका काम कर रहा है, विलेय का। जब एथिलीन ग्लाइकोल विलेय है तो विलायक जल होगा। किसी भी विलेयन में अगर एक चीज दी है दूसरी चीज नहीं दी है तो दूसरा अपने आप समझिए वो अंडरस्टूड है, जल है। क्या भैया, जल है। तो यहाँ पर जो जल है वो विलायक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, जल किसका काम कर रहा है भाई, यहाँ विलायक का।
तो विलायक यानी जल का जो भार होगा कैपिटल W से लिखेंगे और अब कितना हो जाएगा, जब विलयन भैया 100 है और विलेय कितना है 20 है, तो विलायक अपने आप कितना हो जाएगा 80 ग्राम। क्या हो जाएगा 80 ग्राम, क्योंकि आप लोग विलयन बराबर जानते हैं विलेय प्लस विलायक, विलेय प्लस विलायक। तो अगर विलयन हमें नहीं, विलयन क्या थे, कोई एक घटक गया तो घटा देंगे तो दूसरा घटक आ जाएगा। ठीक, जैसे निकाल लिए। अब जल का अणुभार आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, किसका, जल का अणुभार। देखो विलायक है तो कैपिटल एम से लिख दो अणुभार इसका। जल का सूत्र क्या होता है H2O, क्या होता है H2O। H कितना है 2 गुणे H, ऑक्सीजन कितना है 1 ऑक्सीजन। देखो 2 हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और ऑक्सीजन का कितना 16, तो 2 1 9 2 16 2 कितना हो गया 18, तो इसका परमाणु भार यानी अणुभार कितना होता है 18। ठीक, अब देखिए हमें करना क्या है, हमें मोल प्रभाज निकालना है। किसका मोल भार निकालना है, एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल अंश की गणना। अब मोल अंश के लिए दोनों के मोल होना आवश्यक है, यानी ये यहाँ किसका काम कर रहा है, विलायक का। किसका काम कर रहा है, विलायक का, यानी विलायक का भी मोल होना चाहिए और विलेय का। तो मोल निकालने के लिए आपको सूत्र बताए थे, क्या बताए थे मोल निकालने के लिए। अब देखिए यहाँ अगर n निकालें तो n बराबर हो जाएगा W/m। एथिलीन ग्लाइकॉल को निकाल लेना, तो एथिलीन ग्लाइकॉल का बाहर कितना है देखो ध्यान से। अच्छा यहाँ देखेंगे हम, ठीक, ये ठीक। तो एथिलीन ग्लाइकॉल का भार कितना है 20, तो रख दो भैया ऊपर क्या 20, और नीचे इसका परमाणु भार कितना आया है 62, तो W/m यानी 20/62। अगर इसको आप काटना चाहेंगे तो कट सकता है, 2 से काट दो 2 दाम 20, इसको 2 से काट दो 2 3 6 2 1 2। ठीक, चलिए यहाँ से स्मॉल n बराबर कितना आ गया 10/31। इसी तरीके से यहाँ से कैपिटल N कितना आ जाएगा, कैपिटल N बराबर हो जाएगा कैपिटल W/कैपिटल M। कैपिटल W का मान 80 है, कैपिटल W का मान 80 है, और बटे कैपिटल M का मान कितना है भैया 18 है, लिख दो 18। 2 से काट दो इसको, फिर से 3 से कट जाना चाहिए, 6 से कट जाएगा, 6 से नहीं 3 से कट सकता, लेकिन रहने दो छोड़ो, 3 से नहीं कटेगा भाई, 2 से काटो। 2 से 40 बार में कट जाएगा, 2 से कितनी बार में कट जाएगा 9 बार में। ठीक, अरे 2 को 2 चौके 8 0 2 9 18, तो 40/9 आ गया, ये 10/31। हमें निकालना किसका है, केवल एथिलीन ग्लाइकॉल का। एथिलीन ग्लाइकॉल यानी विलेय है, एथिलीन ग्लाइकॉल यानी क्या है विलेय। तो जब हम निकालेंगे एथिलीन ग्लाइकॉल के मोल प्रभाज यानी C2H6O2 का क्या निकाल रहे हैं हम लोग, मोल अंश। जब इसका मोल अंश लिख रहे हैं तो इसके मोल को ऊपर लिखेंगे, जिसका निकालना है उसको कहाँ लिखेंगे ऊपर। तो इसका मोल कितना है 10/31, तो 10/31 और दोनों को जोड़ के नीचे यानी 10/31 और प्लस क्या कर देंगे 40/9। देखो जब भी ऐसे 2-3 बटा हो ना तो इस वाले बट्टे को हटा दिया करो, इस वाले बट्टे क्या कर दिया करो हटा दिया करो। कैसे हटाएंगे, देखो इसको लिख सकते हैं 10/31, इस बट्टे को हटा के हम भाग लगा सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अच्छी बात रहेगी तभी आपके लिए। 10/31 लिख लो और प्लस क्या कर दो इसको 40/9 कर दो, क्या कर दो 40/9। ठीक, अब देखिए करेंगे क्या, अब इसको नहीं हल कर पाओगे भाई, नहीं कर पाओगे तो बेकार हो। चलो थोड़ा सा हल करते हैं हम। 10/31 भाग का निशान, देखो इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम ना लो, इसे गुणा करा दो बस ऐसे, है ना। यानी 9 का इधर गुणा हो जाएगा तो 9 धाम 90, 40 का इधर गुणा होगा 4 1 4 4 3 12, 40/31 गुणे 9। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा क्या आपका आंसर। कमेंट करिएगा, अगर नहीं आता है तो इसको हम क्या सॉल्व करके दे देंगे। थोड़ा आप भी तो कुछ करिए तभी तो लगेगा आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है कि नहीं। तो चलिए नोट कर लीजिए, एनसीईआरटी का सवाल है, पेपर में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है इसकी, ठीक है ना। चलिए आगे हम लगाते हैं, मिटा दे इसको, मिटाते हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले लिए तो मिटाते हैं। ठीक, चलिए अब आप लोग एक सवाल और लगाइएगा, है ना, बताते हैं हम आपको। मोल प्रभाव से ही है कि 36 ग्राम एथिल अल्कोहल को 46 ग्राम जल में
घोलकर विलयन बनाया जाता है। ठीक, 36 ग्राम एथिल अल्कोहल को 46 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया जाता है। इस विलयन में जल तथा साला अंग्रेजी में लिखने लगते हैं, तथा एथिल अल्कोहल के मोल अंश की गणना कीजिए। मोल अंश की गणना कीजिए। ठीक, क्या कह रहा है, 36 ग्राम एथिल अल्कोहल को 46 ग्राम जल में घोलकर विलयन बनाया जाता है। इस विलयन में जल तथा एथिल अल्कोहल के मोल अंश की गणना कीजिए। देखिए, इसमें आपको पहले पहचानना है कौन विलेय है कौन विलायक, कौन विलेय और कौन विलायक। देखिए, बहुत आराम से हम देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। 36 ग्राम एथिल अल्कोहल है, कम है तो विलेय है। 46 ग्राम जल है, ज़्यादा है तो विलायक। ठीक, ज़्यादा है तो विलायक। तो देखिए, एथिल अल्कोहल की हम बात करें, ध्यान सुनना है, देखो बार बार हम लिखेंगे नहीं। एथिल अल्कोहल का सूत्र, एथिल क्या होता है C2H5, अल्कोहल लगा क्या लगा दो OH। ये फार्मूला हो गया किसका, C2H5OH, यानी एथिल अल्कोहल का सूत्र है। ये किसका सूत्र है भाई, एथिल अल्कोहल। इसका भार दिया है सवाल में, इसको हमने विलेय मान लिया, स्मॉल w कितना दिया है 36 ग्राम, कितना दिया है 36 ग्राम। इसका अणुभार निकाल लेंगे, C2H5OH का क्या निकाल लेंगे, अणुभार कैसे निकालेंगे m। अणुभार देखो भाई, कार्बन कितना है 2, यानी 2 गुणे कार्बन प्लस हाइड्रोजन कितना है 5 और 1 6, यानी 6 गुणे H। ऑक्सीजन कितना है देखो 1 तो प्लस 1, देखो रख दो है प्लस 1 लिख रहे हैं ऑक्सीजन। ठीक, देखो 2 गुणे कार्बन का परमाणु भार 12 और इसके बाद 6, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। सॉल्व कर लो, 12 दूनी 24 प्लस 6 और प्लस 16, 24 से 30 10 40 6 46, कितना आ गया भाई 46 आ गया। ठीक, अब निकाल लेते हैं हम, चलिए किसका, फिर निकाल लेते हैं भाई जल का। अच्छा, इसका भार आ गया, अणुभार आ गया। अब निकालते हैं जल के लिए। देखो ये काम कर रहा था किसका, विलेय का। किसका काम कर रहा था, विलेय का। अब निकाल लेते हैं हम लोग किसके लिए, जल के लिए। देखो ध्यान से, अच्छा चलो इसको बदल दो, डिजिट बदल दो भाई, कैलकुलेशन आपका सरल हो जाए। एग्जाम में पेपर में सवाल वैसे ही है, बुक में सवाल वैसे लिखा भी है, थोड़ा गलती हो गई। इसको 46 कर लो और इसको क्या कर लो 36 कर लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को। 36 है ये और ये 46, यानी यहाँ पर ये विलायक का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका हाँ, इसको कितना हमने मान लिया है 46 और जल कितना है 36। अब सुनिए भाई, जल का भार कितना हो जाएगा, हाँ तो इसको W, इसको कैपिटल W मान लो, इसको कैपिटल M, क्योंकि विलायक का काम कर रहा है। तो जल का भार कितना हो जाएगा, यहाँ जल बोले तो कैपिटल सॉरी स्मॉल W है, कितना देगा यहाँ जल का भार, कितना देगा जल का भार 36 ग्राम, देखो सवाल में लिखा है। और जल का अणुभार अभी लोग हम लोग निकाले हैं, बार बार हम लिखेंगे नहीं, थोड़ा आप लोग याद करने की कोशिश करिए। जल का अणुभार बोले तो M कितना होता है भैया 18 होता है कि नहीं। देखिए मोल भार निकालने के लिए दोनों के मोल की ज़रूरत है, ये दोनों के मोल की ज़रूरत है। तो हम यहाँ से पहले एथिल अल्कोहल का मोल निकालते हैं। एथिल अल्कोहल का मोल कैसे निकालेंगे, एथिल अल्कोहल का मोल ऐसे लिखो, एथिल, चलो एथिल कैपिटल N से लिखते हैं, कैपिटल W कैपिटल M है तो कैपिटल N क्या हो जाएगा कैपिटल W बटे कैपिटल M। ध्यान से देखना, कैपिटल W का मान 46 और M का मान भी कितना 46, तो यहाँ से कैंसिल, यानी एथिल अल्कोहल का मोल कितना आ गया 1 मोल, कितना आ गया भाई 1 मोल आया कि नहीं। ऐसे ही हम जल का मोल निकाल लेंगे, किसका मोल निकाल लेंगे जल का मोल निकालेंगे तो स्मॉल n बटे स्मॉल W बटे स्मॉल m हो जाएगा। देखो स्मॉल W का मान है 36, ये देखो लिखा है 36, इसका मान कितना 18 तो आ जाएगा 18, स्मॉल n कितना आ जाएगा 36 बटे 18, कैंसिल करने कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ से आपको n बराबर कितना मिल गया 2। हमें दोनों का निकालना है, देखो जल का भी निकालना है, एथिल अल्कोहल का भी निकालना है। तो पहले जल का बोला है, चलिए पहले जल का निकाल लेते हैं। हम लोग निकाल रहे हैं किसका, जल का
जल के मोल अंश। भाई मोल अंश की परिभाषा कहती है जिसको निकाल रहे उसको कहाँ रखो, ऊपर। अब जल का मोल कहाँ है, ऊपर 2, दोनों को जोड़ के नीचे, दोनों मतलब इसको जोड़ो, 2 और 1 3, कितना हो जाएगा 3। और 3 से जब 2 को काटोगे तो कितना आएगा, आप लोग काटिए। देखिए 0 बढ़ाए, दशमलव लगाए, 20 हो गया। और 3 छक 18, फिर बचा 2, फिर 3 छक 18, फिर बचा 2, फिर 3 छक 18, फिर बचा 2, फिर 3 छक 18, यानी इसे 0.66 आएगा कि नहीं। ठीक। अब अगर हमसे कहते कोई एथिल अल्कोहल, तो हमने भी आपको बताया था कि C2H5 OH के मोल प्रभाज। तो C2H5 का मोल प्रभाज हम ऐसे कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम एक में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। एक में से क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी 1 - 0.66। अगर आपको घटाना नहीं आता है तो आपकी गलती है, घटाना नहीं चाहते हैं तो ऐसा कर लो। एथिल अल्कोहल का लिख रहे हो तो एथिल अल्कोहल का रख दो ऊपर। एथिल अल्कोहल कितना है, देखो 1 है, और दोनों को जोड़ के नीचे, और 3 से जब 1 को काटोगे तो बहुत आराम जानते हैं 0.3333 आंसर। ठीक। तो इस तरीके से हमने मोल प्रभाज का एक और सवाल लगाया, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए मिटाते हैं इसको। भाई एक सवाल हम आपको होमवर्क के लिए देने, आप लोग लगा के कमेंट में उसका आंसर बताइएगा। अगली वीडियो में उसको हम सॉल्व करेंगे या उसका आंसर बताएंगे। ठीक, जैसा आप लोग कहेंगे। ठीक, आपके लिए वो क्वेश्चन है कि यूरिया के, या तो यूरिया गलत लिख दिए हैं शायद, बड़ी की मात्रा होनी चाहिए कि छोटी ही होगा, हटाओ ना, हिंदी में कहाँ लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखो। यूरिया के 6% भारानुसार विलयन में यूरिया व जल के मोल अंश की गणना कीजिए। ठीक, आप इसको कमेंट में बताइएगा। इसके अगले पार्ट को हम बचा है क्या, मोलरता और मोललता, इसको हम अगले पार्ट पढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।